हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनिया है। मैं विद्यागुरु से हूँ। करंट अफेयर्स का जनवरी का सेकंड पार्ट है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे सीधे एग्जाम में आएंगे। देख लीजिएगा आप, बस सेशन पूरा देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं। मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये सेशन हिंदी में रहने वाला है। कहीं आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे तो इंग्लिश का भी सेशन है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बात करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ जब आप देखेंगे तो जरा टॉप पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोई मिनिस्टेरियल मीट है G7 का। कोई मिनिस्टेरियल मीट है G7 का, वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को की पार्टनर्स की तरह रखा गया, बुलाया जाता है। मिनरल रिच नेशंस जो होते हैं उनको और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस दी जाती है। बात समझिए, पहले पॉइंट समझिए क्या है क्वेश्चन, उसके बाद कहां पर ये मीट हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स G7 वाला जो सेकंड नंबर वाला पॉइंट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो ये असली वाली G7 वाली समिट है। ये नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूएस ने वॉशिंगटन डीसी में, सुनिए, G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल मीट हुआ, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। पहले याद रखिए की पार्टनर्स थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। आपको पूरा ही पॉइंट एज इट इज याद करना पड़ेगा। इससे आपको ये याद रहना चाहिए कौन सी कंट्रीज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनर्स की तरह। मैंने क्या कहा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनर्स की तरह। देख लीजिए जरा, स्क्रीन पर है आपके, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए सारे पॉइंट्स को। सेकेंड वाला क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ऑफकोर्स, जिसमें सीधा कह रहा है 52 नंबर। इतनी सी बारीक बात, 52 नंबर का G7 समिट है जो फ्रांस में जून 2026 में होगा, ठीक है। मैं इसलिए हिल रही हूं ताकि आप लोग लिख भी पाए, अगर कुछ रह जाता है तो दोबारा सुनिए। पहले तो G7 का मिनिस्टेरियल मीट है, ये क्रिटिकल मिनरल्स वाला था, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, जिसमें मैंने क्या कहा आपको कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनर्स थे। लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G7, ये G20 नहीं है जो हमारे यहाँ पे हो रहा है, ये G7 है, समझ रहे हैं। तो 7 नेशंस, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। तो हम कह रहे हैं कि 52 मिनिस्टेरियल मीट है जो फ्रांस में होगा। हम कह रहे हैं ये जून 2026 में होने वाला है। हाल फिलहाल में हम कह रहे हैं G7 का 52 नंबर का समिट। नेक्स्ट देखिए, इंडिया ऑफिशियली अज्यूम्ड द ब्रिक्स चेयरमैनशिप। वो आपको पता होगा कि रोटेट करती है चेयरमैनशिप, ऑफ कोर्स रोटेट करती है। ये वैसे तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, लेकिन आप जानते हैं ब्रिक्स के बहुत सारे मेंबर नेशंस हैं। अब तो ब्रिक्स बहुत बड़ा हो चुका है। ब्रिक्स की बात हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसको मिल गई है इस बार वाली? ऑफ कोर्स इंडिया को मिल गई है। तो अब इंडिया क्या करेगा? होस्ट करेगा 18th नंबर का समिट अंडर द थीम। ये थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, पूरा याद करिए, मुश्किल लग रहा है फिर भी याद करिए। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, ध्यान से पढ़िए, और सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मैं आपको सारे पॉइंट्स याद कराने की कोशिश करूंगी। सिर्फ रीड नहीं कर रहे हैं, रीड तो सिर्फ मैं कर रही हूं आपको याद कराने के लिए, रिपीट कर रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। दोबारा सुनिए, मैंने पहले स्टार्ट किया था G7 का क्रिटिकल मिनरल्स का जो मिनिस्टेरियल मीट वॉशिंगटन डीसी में हुआ, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनर्स। G7 52 नंबर का जो समिट है वो फ्रांस में होगा जून 2026 में। उसके बाद मैंने क्या बोला? थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट था। फिर से मैंने कहा था कि ब्रिक्स जो है इसका चेयरमैनशिप इंडिया के पास आ गया। इंडिया अब इसका चेयरमैन हो गया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप ये समझिए कि चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट करती रहती है। तो अभी इस बार इंडिया के पास है अब, तो अब इंडिया होस्ट करेगा। लेकिन जो थीम है ना, बिकॉज इंडिया के होस्ट करने पे जो ब्रिक्स का थीम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, इनोवेशन, कॉपरेशन, सब एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है फेडरल चांसलर ऑफ जर्मनी। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, जब हम बात करते हैं तो कहीं पे प्रेसिडेंट होता है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन जर्मनी में चांसलर होता है। जानते हैं ना जर्मनी में क्या होता है? चांसलर होता है। तो ये बस वो चांसलर है, वो एंजेला मर्केल, सदी तक एंजेला मर्केल जो चांसलर थी जर्मनी की, आपको याद होगा। तो बड़ी अच्छी सी
महिला थी, आप जानते होंगे, मतलब अभी भी, लेकिन चांसलर नहीं है ना, तो हम कह रहे हैं फेडरल चांसलर ऑफ जर्मनी। पूरी कहानी नहीं पढ़ पाते हैं, इतना लंबा नाम भी नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ ये याद करिए कि चांसलर जर्मनी के इंडिया विजिट पर थे, नाम इनका फ्रेडरिक मर्स। अब ये कब थे, प्लीज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए, जर्मनी के जो चांसलर है जिनका नाम फ्रेडरिक मर्स है, वो फ्रेडरिक मर्स है, हम कह रहे हैं वो इंडिया विजिट पर थे, इसीलिए नाम इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कोई भी देश जिसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन रहा हो नया, तो हम याद करते हैं ना, लेकिन कई बार इंडिया विजिट पे होते हैं तो भी याद करते हैं। कभी कभी हमारे कंट्री के जो डेलीगेट्स होते हैं या फिर कोई बड़े नेता हैं वहाँ जा रहे होते हैं, तब भी हम उनका नाम याद रखते हैं। तो प्रधानमंत्री खुद जा रहे होते हैं वैसे तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं फ्रेडरिक मर्स, प्लीज याद रखिए, इससे याद रह जाएगा, फ्रेंड से रिलेट कर लीजिए, कोई बात नहीं, नाम इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। हम कह रहे हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स इंडिया विजिट पे थे, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। यमन के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है, जब कोई, फिर वही बात कि नया बन रहा है या फिर कोई इंडिया विजिट पर है या इंडिया से कोई उनके देश में विजिट पर है, सब पढ़ना पड़ता है ना, तो पढ़िए। कह रहा है अहमद अवाद बिन मुबारक। अभी तो याद होगा नहीं, बट मैं फिर भी याद करने की कोशिश करती रहूंगी। मैंने कहा अहमद अवाद बिन मुबारक, धीरे धीरे बोलिए, 4 बार बोलिए, अहमद अवध बिन मुबारक, अहमद अवध बिन मुबारक। इससे याद हो जाएगा कि ये यमन के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है थोड़े से पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, एग्जाम में आने वाले सीधे क्वेश्चंस हैं ये, यमन के प्रधानमंत्री से लेकर के जर्मनी के चांसलर तक। प्लीज सुनिए, और G7 का समिट कहाँ होगा, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे पेज के अंदर। हाईलाइट बता रही हूँ बच्चों, प्लीज तो ध्यान से सुनो। मैंने कहा जनवरी का करंट अफेयर्स का सेकेंड सेशन है ये, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 30 तो होंगे लगभग शायद, तो 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के लिए आधे घंटे में क्या चला जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे, देख लीजिएगा। बस अभी प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन था, हम पढ़ रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, पहला क्वेश्चन क्या था, G7 का क्रिटिकल मिनरल्स का मिनिस्टेरियल मीट वॉशिंगटन डीसी में। G7 वाला समिट जून में जो होगा वो फ्रांस में, 52 नंबर वाली, इतनी बारीक बात भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोला था मैंने, इंडिया ब्रिक्स का ऑफिशियल प्रेसिडेंटशिप चेयरमैनशिप लेके बैठा है अभी वाला, इससे इंडिया होस्ट करेगा उसको, और ये कौन से नंबर की है, मैंने क्या कहा था, 18th नंबर का जो समिट है उसे होस्ट करेगा ब्रिक्स का, इंडिया होस्ट करेगा। और ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मैंने कहा ना सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स डाल दीजिए, थीम बन जाएगा। चांसलर जर्मनी के फ्रेडरिक मर्स इंडिया विजिट पे थे, याद रखिए। यमन के प्रधानमंत्री नए, हम कह रहे हैं अहमद अवध बिन मुबारक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब, ध्यान से एक एक क्वेश्चन लिखिए, नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज ये रहे स्क्रीन पे, कुछ पढ़ा चुकी हूं मैं प्रीवियस वीडियो में, अब फिर कुछ और पढ़ा रही हूं। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, एक बात याद करके बताइए, बहुत पढ़ते हैं आप करंट अफेयर्स, एग्जाम में कराए हुए क्वेश्चन में आजकल जीएस की जगह करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, तो हम बच्चों को कहते हैं थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया करो करंट अफेयर्स को, अब तो दिया करो। अब चाहे एसएससी का पेपर है या बैंक का, करंट अफेयर्स सब जगह ज्यादा आते हैं, तो इसलिए प्लीज एक क्वेश्चन है, मेरी बात सुनिए, मैं कहानी नहीं सुनाती हूँ, सीधा पॉइंट्स है जो पढ़ा रही हूँ, इसीलिए प्लीज, ताकि छोटे वीडियो में ज्यादा पॉइंट्स कवर हो जाएं। एक क्वेश्चन है, क्या कोई ग्लोबल फैमिली डे होता है क्या वो जनवरी में ऑब्जर्व किया जाता है? एक क्वेश्चन है, खुद ढूंढना है आपको, कोई फैमिली डे है, ग्लोबल फैमिली डे है, कुछ ऐसा है, किसी डेट पे पड़ता है, कमेंट करके आपने बताना है। थोड़ा सा कष्ट करिए, थोड़ा सा पढ़ते होंगे शायद आप, देखिए और देख करके कमेंट करके मुझे बताइए, पहले से जानते हैं, ये भी जरूर लिखिएगा कि पहले से जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज कमेंट करिएगा। एनीवे, आपकी मर्जी, आगे इंपॉर्टेंट डेज में 12 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे 12 जनवरी को आता है, समझ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे 12 जनवरी को आता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे की तरह। अगला क्वेश्चन, 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। अब मेरे से बच्चे इस पे सच्ची एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, मैम इसमें ये तो
आपको कैसे पता ये नेशनल आर्मी डे, ये भी तो वर्ल्ड आर्मी डे। मैंने कहा बेटा इंडियन लिखा है, भगवान का वास्ता आपको इंडियन आर्मी डे लिखा है, ये नेशनली हुआ ना ऑफ कोर्स। तो सिर्फ आर्मी डे लिखा होता तब भी मतलब वही था, अगर सिर्फ आर्मी डे लिखा होता तब भी हम इंडियन ही बोल रहे थे, नेशनली बोल रहे थे। तो इंडियन आर्मी डे हम कह रहे हैं 15 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 16 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है बेटा नेशनल स्किल्स डे, लोकपाल डे, दोनों, ठीक है। लोकपाल डे अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है कि हम मनाने लगे। स्किल डे, नेशनल स्किल डे, यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंट वर्ड है। लोकपाल डे हम कुछ समय पहले से ही मनाना स्टार्ट किया है हमने। तो 16 जनवरी को हम नेशनल स्किल डे और लोकपाल डे ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 जनवरी। देखिए आजकल थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों को कि उनको ये नहीं पता होता, बस वो ये कहानी सुना देते हैं कि मैम महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो हम उस डेट को सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। डायस्पोरा की बात की जाती है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि प्रवासी भारतीय दिवस अब नहीं मनाया जाता हर साल। सब यही पढ़ा रहे हैं, बच्चे सारे यही पढ़ रहे हैं। 2 साल में एक बार मनाया जाता है, बायनियल है, प्लीज याद रखिएगा। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, अब 2 साल में एक बार मनाते हैं। समझ गए आप? एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हम कह रहे हैं 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। उसके बाद मैंने बोला इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को, 16 जनवरी को स्किल्स डे, लोकपाल डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। वैसे कोई ये पूछता नहीं है, बट आई थिंक कभी कोई पूछ ले, क्योंकि अब इसका थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए साल में 2 साल में एक बार हम मना रहे हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान से और पढ़ने चाहिए। वैसे तो स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, कल्चर है। अवार्ड्स मैंने वैसे बाद में ही कवर किया क्योंकि इसमें स्पेस कम था। एसजी पाइपर्स, ठीक है। देखिए टीम का अगर नाम सुनते हैं तो ये मत सोचिए कि क्या पढ़ाने लग गई, कुछ भी बोलती जा रही है। मैं कह रही हूँ एसजी पाइपर्स वन द वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग 2025-26 वाला टाइटल, जिसमें उन्होंने सची बंगाल टाइगर्स को हराया है। रांची में हो रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी विमेन का, महिलाओं का हॉकी इंडिया लीग है, रांची में हो रहा था। पहला सवाल इस पॉइंट में से, विमेन हॉकी इंडियन लीग वाला हम कह रहे हैं लीग जो था वो रांची में हो रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एसजी पाइपर्स ने जीता सची बंगाल टाइगर्स को हरा करके। हम किसकी बात कर रहे हैं? हॉकी की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट कौन सा है? हॉकी है। स्पोर्ट्स वाले कॉलम में एसजी पाइपर्स ने सची बंगाल टाइगर्स को हराया है, रांची में हो रहा था। प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है लेकिन है। विराट कोहली ने 28,000 रन का जो आंकड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पार कर लिया है। अब ये सचिन तेंदुलकर के बाद सेकेंड नंबर के क्रिकेटर ऐसे वाले बन गए, इतने सारे रन वाले। दोबारा से, विराट कोहली ने 28,000, इसको ऐसे लिखते हैं ना, शायद इससे आपको याद रहेगा। अब इसको 28,000 रुपए करके पढ़ लेना, इससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। विराट कोहली ने 28,000 का आंकड़ा पार किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर के बाद ये सेकंड नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं टू डू सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो मैंने आपको ना एक बार पहले भी बोला था, मैंने कहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया गली गेम्स। नहीं मतलब है नहीं, मैं कह रही हूँ सारे बना ही न दें। तो इतने सारे खेलो इंडिया गेम्स बन रहे हैं, तो खेलो इंडिया ये बीच गेम्स है। इसके लिए ये नहीं है कि मैं दिल्ली में करा लूँ बीच गेम्स, तो दिल्ली में तो बीच ही नहीं है। हम कह रहे हैं यहाँ पर दीव की बात हो रही है, जहाँ बीच तो होना, तो हम कह रहे हैं समुद्र तट, बीच तो होना चाहिए। तो दीव के अंदर गोखला बीच है, दीव के अंदर गोखला बीच है। गोखला बीच के अंदर खेलो इंडिया बीच गेम्स ऑर्गेनाइज कराए गए। बीच गेम्स का ये सेकेंड एडिशन था, यानी कि दूसरी बार बीच गेम्स हो रहे थे। फिर हम कह रहे हैं कर्नाटका, इसके अंदर कर्नाटका इमर्जिंग एज एन ओवरऑल चैंपियन, जिसमें पर्ल द डॉल्फिन एज द मैस्केट रखा गया था। एक मिनट दोबारा सुनिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं? पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स है जो दूसरी बार हो रहे थे, ठीक है। दूसरा सुनिए, फिर जब मैंने कहा था ना पर्ल द डॉल्फिन वॉज द मैस्केट, ये रहा मैस्केट, ये रहा, ठीक है, ये रहा मैस्केट। दूसरा मैंने क्या कहा? मैंने बोला कर्नाटका जो था इसमें ओवरऑल चैंपियन की तरह सामने उभर के आया। दोबारा,
खेलो इंडिया बीच गेम्स दूसरी बार हो रहे थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दीव में हो रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपको गोखला बीच था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोखला बीच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कर्नाटका इमर्ज एज एन ओवरऑल विनर, ये याद रखिए। मैस्केट जो था वो पर्ल द डॉल्फिन था, इसको भी याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी वॉज नेम्ड। देखिए ना, एक्चुअल में आपको लगेगा ये साइकिलिंग इवेंट क्यों पढ़ा रही है और साइकिलिंग इवेंट में क्या होता है। एक्चुअल में होता ये है बच्चों कि कोई इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट पहली बार इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है। कोई इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट, यानी कि साइकिलिंग का मतलब बड़ा वाला कोई इवेंट, मैं इंटरनेशनल किसी बड़े इवेंट की बात कर रही हूँ। तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, साइकिलिंग इवेंट है इंडिया में जो होस्ट कर रहा है इंडिया, और वो पहली बार कर रहा है। तो कोई इंटरनेशनल इवेंट जब इंडिया होस्ट करेगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, शुड स्पीक लाइक दैट, फॉर पुणे गियरिंग 2026। तो ये आपको सारा कुछ याद करना पड़ेगा कि इवेंट का नाम क्या है। बजाज स्पॉन्सर कर रहा है इसको, तो बजाज पुणे गियरिंग 2026 नाम से आएगा। महेंद्र सिंह धोनी को इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, और पहली बार एक्चुअल में इंडिया कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट होस्ट कर रहा है, बड़ा सा है, याद रखिएगा इसे। एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने कहा स्पोर्ट्स के अंदर एसजी पाइपर्स ने सची बंगाल टाइगर्स को हराया। हम ये विमेंस हॉकी लीग की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने विराट कोहली जिन्होंने 28,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बना लिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद ये दूसरे नंबर के हैं, याद रखिए। खेलो इंडिया बीच गेम दीव में, ये मैंने कहा आपको। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, ओवरऑल चैंपियन कर्नाटका, और मैस्केट क्या था, पर्ल भी याद रखना है। सिर्फ डॉल्फिन करके याद नहीं कर लेना कि हमने जो उछलती हुई डॉल्फिन देख ली और हमने कहा हम डॉल्फिन ही की बात करते रहेंगे, तो वो पर्ल द डॉल्फिन है। पूरा टर्म याद रखिएगा कि उसका नाम पर्ल है। पर्ल है क्या, डॉल्फिन है, ऐसा करके याद करिए, पर्ल द डॉल्फिन, पूरा ही याद करना है आपको। उसके बाद मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी गुडविल एम्बेसडर पुणे। अब अवार्ड्स वाला मैंने आपको कहा था वहां जगह नहीं थी तो मैंने अवार्ड्स अलग करे। देखिए कंटारा और जो पहले ना यहाँ पर दोनों को देखिए, कंटारा और तन्वी को, ठीक है। कंटारा और तन्वी जो है मतलब नॉमिनेशन के लिए गए हैं। हमने क्या करा है कि अपनी तरह से जो एंट्रीज हमने भेजनी थी उसमें कंटारा गई है और साथ में तन्वी जा रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम ऑस्कर्स की अकेडमी अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। तो कंटारा एंड तन्वी वर सिलेक्टेड फॉर अकेडमी अवार्ड्स नॉमिनेशन, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब गवर्नेंस एंड लॉ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हेडिंग है। इंडिया होस्ट करेगा 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। अब इस क्वेश्चन को सारे बड़े हल्के में लेते हैं, तो ये क्वेश्चन चुपचाप से एग्जाम में आ जाएगा, चुपचाप से चला जाएगा और आप बाहर आएंगे, आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा भी था। तो ये मत करिएगा कॉमनवेल्थ वाला, फिर बोल देते हैं आगे के बच्चे हाँ एक कॉमनवेल्थ वाला क्वेश्चन आया तो था मैम। प्लीज ये क्वेश्चन है ऐसा कि इग्नोर ही कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लो। हम कह रहे हैं इंडिया ने होस्ट किया 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस चेयर्ड बाय ओम बिरला। तो हम क्या कह रहे हैं, ओम बिरला जो है इसको चेयर कर रहे थे, किसको, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केरला वाला। केरला में अच्छी अच्छी बातें होती रहती हैं, आप जानते हैं। तो हम कलपेटा केरला कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो पिक्चर नीचे चली गई है। तो हम कह रहे हैं कलपेटा केरला है, सुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कलपेटा केरला, जो पूरे तरीके से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया है। दोबारा पढ़ लीजिए, पहला पूरे तरीके से पेपरलेस, बड़ी बात होती है पेपरलेस बनना। आपको ये बता दूं, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर जहाँ सारा काम पेपर पे होता था, अब नहीं होता है। ऑफ कोर्स वी आर इम्प्रूविंग। तो ये कलपेटा ने कहा है कि हम पूरे तरीके से पेपरलेस हो चुके हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या था, हमने कहा था तन्वी और कंटारा ऑफिशियल नॉमिनेशंस के लिए भेजा है, मतलब एंट्री के लिए भेजा है। फिर मैंने बोला 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ स्पीकर्स की जो मीटिंग हुई, तो स्पीकर में हमारे भी तो लोकसभा के स्पीकर ही बैठेंगे, तो ओम बिरला जो उसको ऐड कर रहे थे क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया इसको। 28 नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पेपरलेस हो गया पूरे तरीके से, कलपेटा केरला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखेंगे चीजें याद हो जाएंगी। बट आपको बता दूं, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स नीचे दिए गए हैं, कॉल कर लीजिए।
नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपको ये पीपीटी चाहिए, सारे के सारी इन्फॉर्मेशन, पूरे करंट अफेयर्स हम लोग अपने ग्रुप में डालते हैं। हमारा नया सा टेलीग्राम का चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीपीटी वहां से ले सकते हैं। सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको वहां मिल जाएंगे। पूरी की पूरी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जो निकल रही है वो भी वहीं पे मिल जाएगी। ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एंड टेक द एडवांटेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है सारी टेलीग्राम चैनल पर भी। क्वेश्चंस जो दोबारा पूछे जाते हैं वो भी डालते हैं हम लोग, तो आप प्लीज़ चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने कहा आप कोर्स लेना चाहें, नंबर्स है नीचे, डिस्क्रिप्शन में भी है, नीचे भी दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव से बात करिए, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे चले जाइए online.vidyaguru.in। आप जाकर के वहाँ से कोर्स ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाला यानी कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वाला भी, तो जो आपको सूट करे। एसएससी का एग्जाम आने वाला है, सीजीएल आएगा, आप जानते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चंस हमारे अगर आए वो एग्जाम में जरूर आ जाएंगे। हम लोग सब कुछ पढ़ा करके बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इतने समय से हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही ढूंढते आ रहे हैं, तो आपको वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में सीधा आएगा। एनीवे, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो वापस से। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी। एक मिनट, क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स है, ये जो बात हम कर रहे हैं, थोड़ी सी पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। छोटा सा बात एक कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल में। देखिए, ये कार निकोबार, ये ना आइलैंड है, समझ रहे हैं। कार निकोबार क्या है? आइलैंड है। कार निकोबार आइलैंड है। न्यू इंडियन एयरफोर्स बेस इनॉग्रेट किया गया है कार निकोबार आइलैंड में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दोगे, मैं पक्का श्योर हूं उस बात के लिए। आप भूल जाओगे क्वेश्चन, लेकिन आप अगर भूल गए तो नुकसान आपका। दोबारा सुन लीजिए, मैं कह रही हूं न्यू इंडिया एयरफोर्स बेस इनॉग्रेट किया गया है कार निकोबार आइलैंड में। तो अंडमान है निकोबार, आपने सुना होगा, दी अंडमान्स, तो वो वाला अंडमान है निकोबार। तो निकोबार आइलैंड के अंदर कार आइलैंड का नाम है। कार जो हम चलाते हैं वो वाली कार तो बिल्कुल नहीं है, कार निकोबार है ये। न्यू इंडियन एयरफोर्स का बेस, इंडियन एयरफोर्स ने नया बेस स्टार्ट किया वहां पे, प्लीज याद रखिएगा, इनॉग्रेट किया प्लीज। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज। पहले देखिए इसके अंदर क्या हुआ। पहले तो फ्यूजन का मतलब समझिए कि पुलिस फोर्स होती है, मतलब जहां पर कंडक्ट कराया जाता है। सपोज करिए महाराष्ट्र में जैसे हमने कंडक्ट कराया, तो हम कह रहे हैं कि जैसे पुणे के अंदर कंडक्ट कराने पे तो महाराष्ट्र में अगर हम कंडक्ट कराए जैसे, तो महाराष्ट्र की पुलिस पार्टिसिपेट कर ले। समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मिलिट्री, कुछ लोकल लेवल पे भी मिलिट्री अवेलेबल होती है। बहुत सारे पर्सनल्स थे, बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जो पार्टिसिपेट किया जिन्होंने, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये फ्यूजन का मतलब समझिए। सिर्फ मिलिट्री वाले नहीं थे, सिविलियन, सिविल बॉडीज जो थी और जो पुलिस फोर्स थी, सबने पार्टिसिपेट किया था। तो मिलिट्री सिविल फ्यूजन नाम दिया गया। हम ये मीनिंग आपको बता रहे हैं, नाम अलग है लेकिन ये मीनिंग है आपको बताने के लिए कि एक्सरसाइज में हो क्या रहा था। तो फ्यूजन था एक्चुअल में। हम कह रहे हैं सांझा शक्ति या सांझ शक्ति, जो भी पढ़िए इसे, तो हम कह रहे हैं एक्सरसाइज है सांझ शक्ति या सांझा शक्ति। मैंने कहा खड़की पुणे में से ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये इंडिया ने पहले तो ये थोड़ी सी पिक्चर आपको दिख रही होगी, थोड़ा मैं ऊपर कर पाती तो मैं बात कर देती अभी। अगर हो सके तो चेक करिएगा, ये स्कॉर्प नाम है इसका, स्कॉर्पियो नहीं है, ये स्कॉर्पियो नहीं है, स्कॉर्प नाम है इसका। पहले सुनिए हो क्या रहा है। आप मूवीज देखते हैं, तो मूवीज के अंदर आप रोबोट्स को देखते हैं। 4 लेग्ड रोबोट्स होते हैं जो भाग रहे होते हैं और साथ में शूट भी कर रहे होते हैं। शूट इन द सेंस, वो शूटिंग वाला शूट नहीं कह रही हूं मैं, वो गोली चलाने वाला भी शूट कह रही हूँ। और बहुत सारे काम कर पाते। तो एक्चुअल में ये जो है हमने जो दिखाया है, ये इंडिया का पहला, ये दरअसल ना ये मल्टी लेग्ड यानी कि 4 लेग्ड, आप ये समझिए, स्कॉर्प है जिसे रिपब्लिक डे पर शोकेस किया गया था। ठीक है, तो रिपब्लिक डे परेड के अंदर तो एक समझ लीजिए रोबोट है, जैसे इसके ऊपर ऐसा सा हेड भी है, तो इस हेड से बहुत सारा कुछ हो सकता है। इनफैक्ट वो वाली शूटिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, और ऑफ कोर्स दूसरी वाली शूटिंग भी हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि ये स्कॉर्प, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक डे पे से डिस्प्ले में डाला गया तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कार निकोबार में इंडियन एयरफोर्स का नया बेस, फ्यूजन एक्सरसाइज मिलिट्री और सिविल वाली खड़की पुणे में सांझ शक्ति। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट 4 लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है जिसका नाम स्कॉर्प है,
जो कहां पर डिस्प्ले में रखा गया, रिपब्लिक डे परेड में। तो बड़ी बात होती है, समझ गए। देखिए एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, इकोलॉजी, दैट्स द टाइटल। तो पढ़िए पहला क्वेश्चन, रातापानी टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में है ये। रातापानी टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में है। आपको बता दूं इसको जो है रीनेम किया गया एक्चुअल में ना, देखिए विष्णु श्रीधर वाकंकर हैं जो ये इंसान, इनको याद करते हुए, मतलब इनको समझिए कि इनको ऑनर करते हुए, ऐसा कहना चाहिए मुझे। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर है, इन्होंने दरअसल ना भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को डिस्कवर किया। सुनिए, तो हमने कहा कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं जो इसी टाइगर रिजर्व के अंदर है, रातापानी टाइगर रिजर्व के अंदर ही भीमबेटका रॉक शेल्टर्स का डिस्कवरी किया था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर ने। तो अब इनको ऑनर करने के लिए ऑफ कोर्स इनको इज्जत देने के लिए, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, तो हम क्या कह रहे हैं, रातापानी टाइगर रिजर्व को रीनेम किया जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट में देखिए, कहता है कि टोटल इंडिया के पास 58 टाइगर रिजर्व्स है, और माधव टाइगर रिजर्व जो है, जो कि मध्य प्रदेश की है, ये न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है। एक बार और बोल रही हूं, दोबारा सुन लीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इंडिया के पास अब 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, और हम कह रहे हैं ये नई वाली सबसे लेटेस्ट वाली कौन सी है, हम कह रहे हैं माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में ही है। लोकेशन भी याद रखनी पड़ेगी। एक बार और, 57 नंबर का टाइगर रिजर्व जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, जिसका रीनेम होने वाला है, जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर, बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की ही बात हो रही है। उसमें मैंने बोला, इन्होंने ये भी पूछा जा सकता है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स का डिस्कवरी किसने किया। अब आप कहेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, आप कहेंगे ये तो पक्का ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछ रहा है, बट आप देख लीजिए उसने ज्योग्राफी को भी किस तरह से करंट अफेयर्स से जोड़ दिया। हाल फिलहाल इसकी बात हो रही है, हाल फिलहाल इनका नाम जो है पूरी की पूरी रिजर्व को दे दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो रिलेशन देखिए कितना क्लियर है। दोबारा बोल रही हूं, डॉक्टर विष्णु वाकंकर, श्रीधर वाकंकर, हम कह रहे हैं रातापानी टाइगर रिजर्व है, नाम चेंज करेंगे इसका। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की खोज की थी इन्होंने। टोटल रिजर्व्स 58 है टाइगर रिजर्व्स। ऑफ कोर्स एक काम करेंगे, कमेंट करके ये बता सकते हैं कितनी टाइगर रिजर्व्स हैं अब मध्य प्रदेश में। सिर्फ टोटल तो मैंने बता दिया ना आपको, मैं आपसे पूछ रही हूँ मध्य प्रदेश में कितनी टाइगर रिजर्व्स है, सिर्फ मध्य प्रदेश में। लिख के बताइए, कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, स्टेट न्यूज में मुझे डालना चाहिए, क्यों डालूं, आपसे पूछ रही हूँ, आप बताएंगे, जल्दी बताइए, फटाफट से वेट कर रही हूं मैं। माधव टाइगर रिजर्व 58th नंबर की न्यूएस्ट वाली। अगला क्वेश्चन है, कहता है इंडिया सरपास चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। ये क्वेश्चन ना बड़े ज्यादा आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन आता है और उसमें कहते हैं मैम ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था। हम तो ये सब चीजें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ऐसा बोलते हैं बच्चे। पहले मेरी बात सुनिए, आप जिस मर्जी सब्जेक्ट में पढ़िए, बट आप ये तो देखिए कि अगर हाल फिलहाल टॉपल कर लिया, हाल फिलहाल अगर इंडिया चाइना से आगे निकल गया, तो क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया ना। सुनिए, इंडिया जो है चाइना को सरपास कर गया, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है, और जिसमें तेलंगाना ऑफ कोर्स बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट। देखिए इसमें तेलंगाना सेपरेटली बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन तो सीधा ये आएगा कौन सी कंट्री अभी लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, 3-4 बड़े नोन से नाम दे देगा और आप खिचड़ी पका दोगे। तो इंडिया राइस प्रोड्यूसर अब टॉप का। महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट अमंग इंडियन स्टेट्स इन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, याद रखिए इसे। तो हम क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र जो है रैंक 1 पे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में, सॉरी स्टेट्स में सबसे टॉप पे कौन है, महाराष्ट्र। अगला देखिए, सूरत इन गुजरात इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट, बना नहीं है, बनने वाला है, लगभग अचीव कर लिया है, स्लम फ्री सिटी बन जाएगी। बच्चे मेरे से झगड़ने लगेंगे, अब कहेंगे मैम चंडीगढ़ भी तो है। बेटा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। क्वेश्चन सुनिए पहले ध्यान से, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, पहले रिएक्ट करते हैं आप। कुछ बच्चे जिनको पहले से पता होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए सब सेम है, लेकिन जिनको पता है वो उनका ऐसा है, मैम चंडीगढ़ भी तो स्लम फ्री है। बेटा स्लम फ्री, यहां पर हम एक बड़ी सिटी की बात कर रहे हैं। पहले सुनिए,
फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बन ही जाएगा लगभग, मतलब ऑलमोस्ट स्लम फ्री हो चुका है। हम कह रहे हैं सूरत इन गुजरात इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, वाइल चंडीगढ़ इज ऑलरेडी स्लम फ्री बट इट इज अ यूनियन टेरिटरी। समझ रहे हैं? क्वेश्चन याद करिए, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, दोबारा सुनिए। रातापानी टाइगर रिजर्व को रीनेम किया जाएगा डॉक्टर विष्णु प्लीज श्रीधर वाकंकर के नाम पे। इन्होंने भीमबेटका केव्स, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। 58th टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश की, हम कह रहे हैं ये लेटेस्ट वाली है इंडिया की, तो ये माधव टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कितनी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में अभी, वो आपको कमेंट करके बतानी जल्दी से। इंडिया सरपास चाइना टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर की कैटेगरी होती है, एक एक्सपोर्टर की कैटेगरी होती है। कैटेगरी में खिचड़ी नहीं पकानी है, प्रोड्यूसर है ये। अगला क्वेश्चन, सूरत पहले महाराष्ट्र एक्सपोर्ट में सारी स्टेट्स में सबसे टॉप पे था, एक्सपोर्टर स्टेट में। सूरत जो है गुजरात में है और ये बहुत बड़ी सिटी है, ऑफ कोर्स स्लम फ्री सिटी बनने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट पेज है आज का। लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूं मैं, एग्जाम में आ जाएंगे। मैंने पहले कहा था अगर आधे पौने घंटे में 30 क्वेश्चंस मिल जाएं जो सीधा एग्जाम में आ जाएं तो देख ही लेना चाहिए वीडियो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस है। हम कह रहे हैं गोवा बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इनका नाम है श्रीनिवास डेम्पो और ये इनको मिला है इटली का हाईएस्ट या फिर यू कैन से बड़ा ऊपर वाला, ऊंचा वाला, ग्लोरिफाइड सा, प्रेस्टिजियस सा सिविलियन अवार्ड। नाम इनका तो बता देती हूँ मैं आपको दोबारा से, श्रीनिवास डेम्पो नाम है इनका। अवार्ड का नाम कैवेलियर डेल, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर डेला, ये आपको इट इज ऑफ नो यूज फॉर यू। आप याद रखिए ऐसे, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली। ये अवार्ड मिला है किनको? जनरली अवार्ड का नाम दे देते हैं, अवार्ड का नाम पूछा नहीं जाता, आपसे पूछेंगे किसको मिला है या फिर वो पूछ लेंगे है कौन। तो ये गोवा के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये याद रखिएगा। नाम इनका मैंने बता दिया आपको, श्रीनिवास डेम्पो हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को याद करने में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा भी नहीं, लेकिन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इटली की बात हो रही है। तो इटली वालों ने दिया एक प्रेस्टिजियस सा सिविलियन अवार्ड दिया है, किसको दिया है? श्रीनिवास डेम्पो को दिया है। ये गोवा के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब याद करिए। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी होल्ड्स मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पीछे वाले पेज पे, रिवाइज कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सीनियर इंडियन डिप्लोमेट हैं ये डीबी वेंकटेश वर्मा, जिन्हें अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन का एडवाइजरी बोर्ड में। लेकिन प्लीज सुनिए, पूरा पढ़िए, सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड मत पढ़ के आगे चले जाएगा। ये डिसआर्मामेंट मैटर्स फॉर, प्लीज सब चीज में कैटेगरी है, सब चीज में कैटेगरी होती है। तो ये डिसआर्मामेंट वाले मैटर्स जो होते हैं उसके एडवाइजरी बोर्ड में, उसके एडवाइजरी बोर्ड को चेयर करने के लिए, डिसआर्मामेंट वाले जो मैटर्स होते हैं उनको हेड करने के लिए, उनके एडवाइजरी बोर्ड को चेयर करने के लिए डीबी वेंकटेश वर्मा को ऑफ कोर्स रोपिन किया गया। दोबारा से सुनिए, सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है? एम्बेसडर होता है, डेलीगेट होता है। तो अंग्रेजी डिप्लोमेट होता है, डेलीगेट होता है। नाम क्या बताया मैंने? इनका नाम बताया आपको, डीबी वेंकटेश वर्मा है। इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ, देखिए नाम इनका, ऑफ कोर्स जब भेजा जाएगा ऐसे वाले काम के लिए तो आपको ये समझ में आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट पेज पे रखा है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस अब थोड़ी सी पेज के हिसाब से कम होती जाती है। तो सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है, डीबी वेंकटेश कुमार है इनका नाम। हम कह रहे हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन। कैसे, किसको चेयर करने के लिए, मतलब किसको चेयर करेंगे? तो यूनाइटेड नेशन का एडवाइजरी बोर्ड को आप कहेंगे तो बड़ी बात हो गई। यहाँ पर हम कह रहे हैं इसमें भी डिसआर्मामेंट मैटर्स जो होते हैं उनको हेड करने के लिए इन्हें बुलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है इंडिया रिकॉर्ड्स शार्प ग्रोथ इन फिशरी सेक्टर्स। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पूरे पेज में सबसे इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनिए, सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने बताया आज आपको दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली मैंने आपको प्रोडक्शन में बताई थी, राइस में टॉप पे पहुंच गया इंडिया चाइना को सरपास करके, बोला था। नेक्स्ट मैंने बोला फिश का
फिश का प्रोड्यूसर सेकंड नंबर वाला, तो फिशरीज बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ इंडिया, तो हम कह रहे हैं इंडिया ने रिकॉर्ड किया शार्प ग्रोथ किसमें, फिशरी सेक्टर के अंदर। तो फिश प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट हो गया है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है, फिश प्रोड्यूसर हो गया है इंडिया। तो आपको बता दूं, मुझे लगता है आपको जो मैंने पढ़ाया है शायद समझ में आया होगा। इसके साथ मैं तो रैप अप कर रही हूँ। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बड़ा बेनिफिट होगा आपको, देख लीजिएगा। उसमें कराए हुए वर्ड्स भी आएंगे, उसमें जॉब्स भी आएंगी, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेपिटेटिव भी भेजते हैं, करंट अफेयर्स की पीपीटी और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग भेजते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए पूरा थैंक यू सो मच।